हेलो एवरीवन, आपका सब्जेक्ट टीचिंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 पढ़ा रहे हैं जो कि क्लास 6 का है, साइंस का। तो आज हम शुरू करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे इसे लाइक कर दीजिएगा, इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिए सो दैट आपको सारी वीडियोस टाइम पर मिल जाएं। तो आज हम शुरू करते हैं पहेली तंतु से वस्त्र तक। तो चैप्टर 3 का नाम है तंतु से वस्त्र तक। तो इसमें हमें क्या करना है कि इसमें पहेली और बूझो ने अपने स्कूल में आयोजित की गई विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जीता। वे दोनों अत्यधिक उत्तेजित थे और उन्होंने प्राप्त हुई पुरस्कार राशि से अपने माता पिता के लिए वस्त्र खरीदने का निश्चय किया। वे कपड़े की दुकान पर वस्त्र सामग्री की विस्तृत विविधता देखकर उलझन में फंस गए। चित्र 3.1 आपका ये दे रखा है, कपड़े की दुकान है ये। दुकानदार ने उन्हें यह समझाया कि कुछ कपड़े अथवा वस्त्र सूती हैं तो कुछ संश्लिष्ट कृत्रिम हैं। उसके पास ऊनी मफलर तथा शाल भी थे। दुकान में बहुत सी रेशमी साड़ियाँ भी थीं। पहेली तथा बूझो अत्यधिक उत्तेजित दिखाई दे रहे थे। उन्होंने इन सभी विभिन्न कपड़ों को स्पर्श किया और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। अंत में उन्होंने एक ऊनी मफलर तथा एक एक सूती साड़ी खरीदी। ठीक है, तो कपड़े की दुकान का भ्रमण करने के पश्चात पहेली और बूझो ने अपने परिवेश में विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को ध्यान से देखना आरंभ कर दिया। उन्होंने यह देखा कि बेडशीट, बिस्तर पर बिछाने की चादर, कंबल, पर्दे, मेजपोश, तौलिए और झाड़न, डस्टर आदि ये सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने हैं। ठीक है, तो ये सभी इनसे भिन्न भिन्न प्रकार के कपड़ों से बने। यहाँ तक कि उनके अपने बस्ते तथा बोरे भी किसी भी प्रकार के वस्त्र से बने हैं। उन्होंने इन सभी वस्त्रों की पहचान सूती, ऊनी, रेशमी तथा संश्लिष्ट कृत्रिम के रूप में की। क्या आप भी इन वस्त्रों में से कुछ पहचान कर सकते हैं? तो इसमें वस्त्रों में विविधता, तो इसमें पॉइंट क्या है आपका, वस्त्रों में विविधता। इसको हम करते हैं। तो इसमें क्रियाकलाप फर्स्ट में क्या दे रखा है कि अपने पास के किसी दर्जी की दुकान का भ्रमण कीजिए। सिलाई के बाद बचे कपड़े की कतरन एकत्रित कीजिए। कपड़े की प्रत्येक कतरन को स्पर्श करके उसके स्पर्श का अनुभव कीजिए। दर्जी की सहायता से उससे पूछकर कुछ कपड़ों पर सूती, रेशमी, ऊनी, संश्लिष्ट के लेवल लगाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो क्या आप यह जानना चाहते हैं कि ये विभिन्न कपड़े किस प्रकार बनते हैं? जब आप किसी कपड़े का अवलोकन करते हैं तो वह एक सतत टुकड़ा प्रतीत होता है। अब इसे ध्यान से देखिए, आपने क्या देखा? चित्र 3.2, इसमें कपड़े की कतरन का विविध दृश्य है। तो चित्र 3.2 में आपका इस तरीके से बताया गया है। तो क्रियाकलाप 2 में क्या दिखाया गया है? क्रियाकलाप 2 में है कि सूती कपड़े का वही टुकड़ा चुनिए जिस पर अपने क्रियाकलाप 1 में लेबल लगाया था। इसके एक सिरे पर कोई ढीला तागा ढूंढने का प्रयास कीजिए और इसे बाहर खींचिए, जैसे कि चित्र 3.3 में दिखाया गया है। इसमें क्या दिखा रखा है कि एक तागा जो है, ढीला तागा ऊपर मतलब खींचने का प्रयास किया गया है। ठीक है, इसमें एक चित्र 3.3 में ये इसमें कपड़े से कोई तागा या तंतु खींचना, ठीक है, खींच रहे हैं इसमें। तो तागा दिखाई ना दे तो पिन अथवा सुई की सहायता से आप एक धागा या फिर तागा धीरे धीरे बाहर खींच सकते हैं। हम यह देखते हैं कि तागों को एक साथ व्यवस्थित करने पर वस्त्र बना है। ये तागे किससे बनते हैं? तो ये क्या है कि जो तागों को, जब हम तागों को, ये छोटे छोटे जो आपके जो तागे हैं पतले पतले से, इनको जब एक साथ व्यवस्थित करते हैं तब जाके एक वस्त्र बनता है। ठीक है, तो आगे क्या कहते हैं? तंतु। तंतु क्या होते हैं? आपके क्रियाकलाप 3 में देखिए, क्रियाकलाप 3.2। तो 3.2 में आपका 3.2 आपका इसमें है। तो किसी सूती कपड़े के टुकड़े में कोई तागा बाहर निकालिए। कोई हमने सूती का कपड़ा ले लिया और उसमें से एक तागा हमने बाहर निकाल दिया। इस तागे के टुकड़े को मेज पर रखिए। इस तागे के टुकड़े के एक सिरे को अपने अंगूठे से दबाइए। तागे के दूसरे सिरे को इसकी लंबाई से अनुदिश चित्र 3.4 में दर्शाए अनुसार अपने नाखून से खींचिए, मतलब खरोचिए। क्या आप इस सिरे पर यह देखते हैं कि तागा पतली लड़ियों से विखंडित टूटा हुआ मतलब हो गया है। तो इसमें चित्र 4 में दिखाया गया है कि तागे को पतले तंतुओं में विखंडित करना। एक तागा है और उसको पतले तंतुओं में विखंडित किया गया है, कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि तागा पहली लड़ियों में विखंडित हो जाता है, पतली लड़ियों में ये क्या हो जाता है, ये
विखंडित हो जाता है। तागा भी मतलब छोटी-छोटी ऊन से ही बना हुआ होता है। तागा तो रहता ही है, लेकिन वो भी छोटी-छोटी सी ऊन में उसमें भी वो भी विखंडित हो जाता है। वो भी काफ़ी ऊन से बना रहता है, बहुत ही बारीक-बारीक। तो सुई में तागे को पिरोने जब सुई में तागे को पिरोने डालने का प्रयास करते समय भी आपने ऐसा ही परीक्षण किया हो कि कई बार तागे का एक सिरा कुछ पतली लड़ियों में पृथक हो जाता है। हाँ, हमने कई बार ऐसा किया है, जब हम सुई वगैरह में जब धागा पिरोते हैं, तो क्या होता है कि एक बहुत ही पतली सी नोक रहती है, ठीक है? तो वो जो तागा है ना, उसके अंदर से भी तागे से निकल रहे रहते हैं, ठीक है? तो इस तरीके से कई बार मतलब यह एक सिरा पतली लड़ियों से पृथक हो जाता है। ऐसा होने पर तागे को सुई के नोके से गुजारना कठिन हो जाता है। तागे की ये दिखाई देने वाली पतली लड़ियाँ भी और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हें हम तंतु कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि जो तागे की जो ये दिखाई देने वाली जो पतली लड़ियाँ भी और इससे पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती हैं, तो जिन्हें हम तंतु कहते हैं, ठीक है? तो वस्त्र तागों या धागों से मिलकर बनते हैं तथा तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। ये तंतु कहाँ से आते हैं? तो कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी के तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। जैसे आपके रुई तथा जूट क्या होते हैं? पटसन पादपों से प्राप्त होने वाले हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि आपका रुई और जूट पटसन आपको किससे प्राप्त होता है? तो ये आपको किससे प्राप्त होता है? पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं, ठीक है? ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ऊन तथा रेशम किससे प्राप्त होते हैं? तो ऊन तथा रेशम आपको प्राप्त होते हैं जंतुओं से। तो ऊन भेड़ से अथवा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। तो रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है। जो आपका जो रेशमी तंतु होता है, एक रेशम का कीट होता है कोकून, उससे खींचा जाता है, ठीक है? और इसमें क्या है कि जो आपके जो ऊन तथा रेशम जंतुओं से जो प्राप्त होते हैं, ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊँटों के बालों से भी प्राप्त किया जा सकता है। मतलब इसके अलावा हम भेड़ों से तो प्राप्त करते ही हैं ऊन, इसके अलावा हम बकरी, इसमें क्या बोलते हैं, खरगोश होते हैं, उसके बाल जो होते हैं, याक ये जो होते हैं, ऊँट वगैरह, इनसे भी हम ऊन प्राप्त करते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या है कि हजारों वर्षों तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही प्रयोग होता था। तो पिछले लगभग 100 वर्षों से ही हम रासायनिक पदार्थों, जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें हम संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। पहले ज़माने में हम प्राकृतिक चीज़ों का ही बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, लेकिन अभी कुछ टाइम से ही हम जो संश्लिष्ट तंतु, जो वैसी चीज़ें हैं, रासायनिक चीज़ें, जो पदार्थों से बनी हुई चीज़ों का ही हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं। पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण हैं। तो ये क्या है कि आपका वो क्वेश्चन आ सकता है कि संश्लिष्ट तंतुओं के कुछ उदाहरण बताइए। तो संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण क्या हैं? जैसे आपके पॉलिएस्टर हो गया, नायलॉन हो गया और एक्रिलिक, ठीक है ना? बूझों ने यहाँ दिखाई गई कुछ वस्तुओं का संग्रहालयों में देखा कि इन्हें योद्धा पहनते थे। वह यह जानना चाहते थे कि क्या ये भी किसी प्रकार के तंतुओं से बने हैं। उनके दिमाग में ये आ रहा था कि ये जो योद्धाओं के जो ये ड्रेसेस हैं, ये किसी तंतुओं से बनी हैं या किस तरीके से बनी हुई हैं। तो ये उनके माइंड में आ रहा था। तो कुछ पादप तंतु इसमें क्या है कि क्या आपने कभी तेल के लैंपों के लिए बत्तियां बनाई हैं? इन बत्तियों को बनाने के लिए आप क्या उपयोग में लाते हैं? इस रुई का उपयोग गद्दों, रजाइयों अथवा तकियों में भी किया जाता है। कुछ रुई लीजिए, इसे खींचकर पृथक कीजिए और इसके किनारों को ध्यान से देखिए। आपने क्या परीक्षण किया? ये छोटी पतली लड़ियाँ जिन्हें आप देख रहे हैं, कपास तंतुओं से बनी हैं, ठीक है? तो ये जो लड़ियाँ होती हैं, ये कपास तंतु से बनी होती हैं। रुई कहाँ से आती है? इसे खेतों में उगाया जाता है। साधारणतः कपास के पौधे वहाँ उगाए जाते हैं जहाँ की मृदा काली होती है और जलवायु उष्ण होती है। तो क्वेश्चन आता है कि जो कपास होती है वो कहाँ पर उगाई जाती है? कपास आपकी उगाई जाती है काली मिट्टी में, और वहाँ पे जो जलवायु क्या होती है? उष्ण होती है, ठीक है? क्या आप ऐसे कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ पर हमारे देश में कपास की कृषि की जाती है? कपास पादप के फल कपास गोलक लगभग नींबू की
माप के होते हैं। ठीक है, पूर्ण परिपक्व होने पर बीज टूटकर खुल जाते हैं तथा अब कपास तंतुओं से ढके बिनौले कपास बीज को देखा जा सकता है। क्या आपने ऐसा कपास खेत देखा है जो कपास चुने जाने के लिए तैयार हो चुका है? इस समय खेत कपास के परिफुल्लों मतलब रोगों से इतना श्वेत हो जाता है जैसे हिम ने ढक लिया हो। मतलब इसमें जो कपास के जब ये गोलक से जो खुल जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी हिम ने इसको ढक लिया हो। तो इस तरीके से साधारणतः इन कपास बौलों से कपास को हस्त चयन द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात कपास से बीजों को कंकतन मतलब लुढ़ाई द्वारा पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम कपास ओटना कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी। चित्र 3.7 चित्र 3 से इसमें कपास को ओट रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं? पारंपरिक ढंग इसमें आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है, मतलब उपयोग किया जाता है। तो क्या है? जूट और पटसन। जूट का क्या है इसमें? पटसन तंतु को पटसन पादप पौधे चित्र 3.8 के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में उगाया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कि आपको जो पटसन है वो कहाँ पर उगाई जाती है? तो वो कहाँ पर उगाई जाती है? आपकी पश्चिम बंगाल और बिहार तथा असम में ये उगाया जाता है। सामान्यतः पटसन पादप को पुष्पन अवस्था में काटते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि इसको कब काटते हैं? तो इसको हम पुष्पन अवस्था में काटा जाता है। फसल कटाई के पश्चात पादपों के तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबोकर रखते हैं। ऐसा करने से तने गल जाते हैं और इन्हें पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक कर दिया जाता है। वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। ऐसा कैसे किया जाता है? सूती तागों की कताई। अब इसमें क्या है आपका? सूती तागों की कताई। अब ये कैसे की जाती है? देखें इसको। आप स्वयं सूती तागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। क्रियाकलाप 4। अब क्रियाकलाप 4 में क्या है? एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ में अंगूठे तथा तर्जनी के बीच में कुछ रुई की चुटकी भरिए और इसे धीरे धीरे रुई के बाहर की ओर खींचिए तथा रेशों को लगातार ऐंठते भी रहिए। क्या आप तागा बना सके? रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशे को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कताई के लिए किस युक्ति का, सरल युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो क्या है वो? हस्त तकुआ का उपयोग किया जाता है। इसे तकली कहते हैं, जिसे हम तकली कहते हैं। चित्र 3.10 में आपका दिखाया गया है। ये जो 3.10 में इसमें क्या है कि एक अन्य युक्ति क्या है? यंत्र है चरखा। चित्र 3.11 में भी दिखा रखा है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। इन्होंने लोगों को हाथ कते धागों से बुने वस्त्रों को पहनने तथा ब्रिटेन की मिलों में बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बृहत, इसमें क्या है? बृहत बड़े पैमाने पर तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें से 2 प्रमुख विधियां बुनाई तथा बंधाई हैं। ठीक है, तो बुनाई में क्या है? बुनाई में आज हम सिर्फ इस तागे के वस्त्र, कितना रह गया ये कुछ चैप्टर्स, चलो अभी हम सिर्फ आधा ही कर पाते हैं। पार्ट 2 हम इसका नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस चैनल को, और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।